चलो बेटे, आज का जो टॉपिक है ना, बातें बहुत हुई, टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट शुरू कर लिया था, हमने रीड किया था इन्वेस्टमेंट। बुक्स खोलो, रीड कर लो, रीडिंग करें। ये रुको यार, पढ़ाई देती हूँ, इकट्ठी रीडिंग करते हैं। अभी ना वाइब बनी हुई है पढ़ाने की। चलो बेटे, इन्वेस्टमेंट की हमने टाइप्स करी थी और मैंने आपको ये समझाया था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कैपिटल फॉर्मेशन, है ना। और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है बेटे? चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, चलिए बेटे। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब मैंने आपको बताया था कि इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। वो टू टर्म्स में हो सकता है। टू टाइप्स की इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने करी थी। टाइप्स तो पूरी कर ली थी ना, फिक्स्ड एंड इन्वेंट्री कर ली थी ना हमने, बस ठीक है बेटे। तो ये है बेटे फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और ये है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आज आप इन्वेस्टमेंट को और दो एस्पेक्ट में समझोगे, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल मैंने आपको 5th चैप्टर में करवाना है, उसके लिए ये बेस बनेगा बेटे, ये बेस होगा उसका। और वो मेथड बच्चों को सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, तो अभी से ध्यान देना। ठीक है, न्यूमेरिकल इन इस कॉन्सेप्ट के बिना न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे नेशनल इनकम के। तो इन्वेस्टमेंट को बेटे आप दो और एस्पेक्ट्स में पढ़ सकते हो। वन इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड अदर इज नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नाउ बेटे ये जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, देखो ग्रॉस का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। ठीक है, और नेट का मतलब होता है कुछ निकालने के बाद जो बचा कुचा होता है, राइट। तो हिंदी में अगर बताऊं तो ग्रॉस का मतलब होता है बेटे कुल मिला के। समझते हो ना इतनी बात? कुल मिला के। जबकि नेट का मतलब क्या होता है? कुछ कट कटा के। यही होता है ना बेटे। आप कहते हो ना मुझे तो नेट इतने ही मिले ना, ये सारा कुछ काट दे, मुझे तो नेट इतने ही मिले ना। ठीक है, अब जैसे 50,000 रुपये कोई चीज़ बेची थी, उसके 50,000 रुपये आए, पर बेचते वक्त 10,000 का पेंट करवाया, रिपेयरिंग भी करवाई, मेरे को तो नेट 30 ही आए ना, है ना। उसको दे दिया कमीशन, उसको दे दिया, मुझे तो नेट 30 आए। तो ये नेट, नेट मतलब छन्नी, जो छन के मिलता है आप लोगों को, दैट इज नेट, राइट। ठीक है, अब ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट, इसको पढ़ने का तरीका क्या है? जब भी आप अपनी इकोनॉमी में टोटल इन्वेस्टमेंट्स देखते हो, टोटल कैपिटल स्टॉक की वैल्यू देखते हो, तो वो हमेशा आपको ग्रॉस की टर्म्स में दिखाई देगी। बट जब आप उसकी एक्चुअल में वैल्यू देखते हो कि आपने नेट कितना ऐड ऑन किया है, ठीक है ना, तो वो बेटे आपको कुछ डिडक्शंस के बाद मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लो बेटे आपने साल 2020 में कोई फैक्ट्री शुरू की थी, ठीक है, और उस फैक्ट्री में आपने मान लीजिए बेटे 10 मशीन्स इंस्टॉल करी थी और 10 लाख रुपीस आपके टोटल लगे थे। 10 लाख रुपए 10 मशीनों के ऊपर। लेट्स कीप द कैलकुलेशंस वेरी सिंपल। ठीक है, बट अब साल 2026 चल रहा है, तो क्या अभी भी आप कह सकते हो कि मेरी कैपिटल जो है 10 लाख की है? नहीं कह सकते हो, क्योंकि इन 6 सालों में आपने अपनी उन एसेट्स को बहुत अच्छे से कंज्यूम किया है, यूज़ किया है, प्रोडक्शन करी है उससे। तो अब उसकी वैल्यू वो नहीं रहेगी जो तब थी। क्यों? क्योंकि अब आपने उसकी वो कंजम्पशन जो है उसको माइनस करके बोलना है कि वो 5 लाख की ही है, राइट। तो वो जो आपने 5 लाख की वैल्यू बोली, दैट इज नेट इन्वेस्टमेंट। जो ग्रॉस थी, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अगर आपने मान लीजिए इस साल कुछ और नई एसेट ऐड ऑन कर दी है 1 लाख की, तो उस पर तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुई, दैट इज नेट एडिशन टू द कैपिटल। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो ये जो डेप्रिसिएशन है, व्हाट इज दिस डेप्रिसिएशन? इसको हम यहाँ एकदम से इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन पे क्यों चले गए? समझना क्या है, इस ग्रॉस और नेट के अंदर जो फर्क है, जो बेसिक डिफरेंस है, वो किसका है? वो डेप्रिसिएशन का है। ठीक है बेटे, आप ना वैसे ग्रॉस और नेट को बहुत अलग अलग एस्पेक्ट से पढ़ के आए हो 11th क्लास में। ये ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अकाउंटेंसी की भाषा में आपने पढ़ा है। बट फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम, ग्रॉस और नेट का मतलब होता है किसी चीज का डिफरेंस, कुछ चार्ज करने के बाद जो बचे, दैट इज नेट। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो यहाँ पे फॉर द पर्पस ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग इसका डिफरेंस होता है डेप्रिसिएशन। क्या डिफरेंस होता है? ओनली डेप्रिसिएशन। यानी कि ये जो डेप्रिसिएशन है बेटे, ग्रॉस के अंदर तो इंक्लूडेड होती है, पर नेट के अंदर इंक्लूड नहीं होती है। क्लियर हुआ? तो अल्टीमेटली ग्रॉस इज द बिगर कॉन्सेप्ट, इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ मिला हुआ है। जबकि नेट
इज अ नैरो कॉन्सेप्ट, छोटा कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर कुछ चीजों को बाहर निकाला गया है। तो आपने बेटे करना कैसे, न्यूमेरिकल कैसे आता है, न्यूमेरिकल कैसे आएगा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आपके पास है, मान लीजिए आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो आप क्या करोगे, ये बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये छोटा कॉन्सेप्ट है, मुझे तो छोटा चाहिए, तो बड़े को छोटा कर दो, इसमें से कुछ बाहर निकाल दो, बाहर क्या निकलेगा, डेप्रिसिएशन, क्योंकि डिफरेंस क्या है, डेप्रिसिएशन। मेरे पास छोटा कॉन्सेप्ट था, मुझे बड़ा कॉन्सेप्ट चाहिए, मुझे तो ग्रॉस वाली वैल्यूज चाहिए, तो छोटे में कुछ डाल दो ताकि वो बड़ा हो जाए, प्लस डेप्रिसिएशन। समझ में आया। और टेक्निकल हो जाऊं, ये तो बहुत ही मैंने मतलब कि समझने का शॉर्ट वे बताया, थोड़ा टेक्निकल होके समझाऊं, ग्रॉस में कोई ऐसी चीज है जो नेट में हमें नहीं चाहिए, तो ग्रॉस में से बाहर निकालो, क्योंकि नेट में नहीं चाहिए। नेट में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें ग्रॉस में चाहिए, तो डालो ताकि आपके पास वो वैल्यू आ जाए। मेरी बात समझ में आ रही है बेटे। इतने फॉर्मूले हैं नेशनल इनकम को करने के लिए, इतने फॉर्मूले हैं कि आप ना रट्टा मारते मारते थक जाओगे, बट फॉर्मूले का अंत कोई नहीं है। पर मैंने आपको एक भी फॉर्मूला याद नहीं करवाना है, लर्न नहीं करने देना है। मैं आपको सिर्फ 3 चीजें सिखाऊंगी, 3 सिंपल भाषा में, 2 दिन लगाऊंगी। उसके बाद जैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए, फॉर्मूला आप खुद बनाओगे, लर्न नहीं करना। आपको चाहे कोई जहान से कोई टेढ़ा सा न्यूमेरिकल आ जाए, आप फॉर्मूला खुद ही बनाओगे, आपको लर्न करके कोई फॉर्मूला नहीं जाना है। अब वो तरीका क्या है, कॉन्सेप्ट को समझो कि ग्रॉस और नेट में डिफरेंस किसका होता है, डेप्रिसिएशन का ही होता है, और कुछ नहीं। अकाउंटेंसी में होता होगा फलाने एक्सपेंसेस माइनस करो, ये करो, हमारे यहाँ नहीं है, नेशनल इनकम के लिए नहीं है, और कॉन्सेप्ट्स में है, नेशनल इनकम के लिए नहीं, और आपके लिए सिर्फ है ही नेशनल इनकम, ठीक है ना। ओनली द डिफरेंस इज बिटवीन द ग्रॉस और नेट में, ओनली डिफरेंस इज डेप्रिसिएशन। ग्रॉस में होती है, नेट में इंक्लूड नहीं होती है, तो कब इंक्लूड करनी है कब एक्सक्लूड करनी है वो आपका फॉर्मूला बन जाएगा। मैंने बना दिए 2 फॉर्मूले, याद किए आपने फॉर्मूले, याद नहीं करने, सिर्फ समझो, ठीक है। अब यहां से हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होता है, देन व्हाट इज डेप्रिसिएशन। फिर ये डेप्रिसिएशन क्या है, अब नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन। इकट्ठी रीडिंग करेंगे फिर, ठीक है। आप लोग जितना अकाउंट्स पढ़ के आए हो, अभी तक तो आपने एक ही साल हुआ है अकाउंट्स पढ़ा है ना। अकाउंटेंसी पढ़ते वक्त आपने तो ये समझा कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का कम होना, यही समझा है ना। जब कोई एसेट की वैल्यू, कोई 10,000 की चीज 8,000 की रह गई, कोई 50,000 की चीज 35,000 की रह गई, तो आप मानते हो वो डिप्रिशिएट हो गई, यही मान के चलते हो। ऐसे तो बड़े रीजन हो सकते हैं, है ना, बट अगर ऐसा कुछ यूजेज के कारण है तो आप मानते हो कि वो डिप्रिशिएट हो गई, यही मानते हो। बट व्हाट इज दिस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हिंदी में हम पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं घिसाई, किसी चीज का घिसना, और वो घिसाई की वैल्यू होती है डेप्रिसिएशन। बट टेक्निकली समझाती हूँ डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब किसी एसेट की वैल्यू का फॉल होना ड्यू टू 3 मेन रीजंस, ड्यू टू 3 मेन रीजंस। द फर्स्ट रीजन इज बेटे नॉर्मल wear and tear. Second is accidental damages. Third is ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है। यहां से ध्यान से समझना है बेटे चीजों को, कुछ शब्दों का मतलब आपको नया अभी पता चलेगा। कोई एसेट की वैल्यू कब डिक्रीज हो सकती है, जब नॉर्मल वेयर एंड टेयर हो। नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता है रेगुलर यूजेज करने से, कोई आपको किसी मशीन को आपने इतना यूज कर लिया, किसी कैपिटल एसेट को आपने इतना यूज कर लिया कि वो यूज होने के कारण ही उसकी वैल्यू कम हो गई है। जैसे एक गाड़ी चलाए जा रहे हो, कभी उसकी ब्रेक्स चेंज नहीं करवाई, कभी उसकी बेल्टें चेंज नहीं करवाई, कभी उसके टायर तक को नहीं चेंज करवाए, वो घिस चुके हैं टायर, वो क्या है, वो नॉर्मल वेयर एंड टेयर है जो यूज करने के कारण घिस गया। सर्विसिंग नहीं करवाई टाइम टू टाइम तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी ना बेटे, क्लियर है इतना। तो हम क्या समझते हैं, नॉर्मल वेयर एंड टेयर मतलब रोज का टूट फूट, रोज का ये मैनेजमेंट, रोज का रिपेयर मेंटेनेंस, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल वेयर एंड टेयर, ठीक है। इसके कारण भी एसेट की वैल्यू है जो लोअर डाउन होती है। सेकेंड इज एक्सीडेंटल डैमेजेस। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ।
एक तरफ तो कोई ऐसा फोन है बेटे जो आप वो आपको पता है कि ये फोन, मान लो आपके दोस्त का ही फोन है, आपको पता है 2-2.5 साल से चला रहा है, कभी कहाँ फेंक देता है, कभी बेड पे ऐसे मारता है, कभी पानी में गीला करके आ जाता है, इसने तो घिसाया ही बहुत है, दैट इज नॉर्मल वेयर एंड टियर, चलता रहता है, गार्ड डलवा लिया हो गया, ठीक है, क्लीनिंग करवा ली हो गया। एक होता है कि वो फोन गिरा, टूटा, उसका पैनल ही बेकार हो गया, अब वो फैक्ट्री पीस नहीं रहा, आपने उसका नया पैनल डलवाया है, तो अब क्या उस फोन को आप वही कीमत दोगे बेटे? आपको एक बार पता चल जाएगी ये फोन खुला हुआ पीस है, आप दोगे उसकी वो कीमत? क्योंकि उसके साथ एक्सीडेंटल डैमेज उसका हो चुका है, डैमेज हुआ पड़ा पीस है वो। आपको पता चल जाए, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, हमारे हमने ना कोई गाड़ी की डील करनी थी, हमारे किसी रिलेटिव ने, तो वो लाइक वो मेरे फादर को अपने साथ ले गए कि आप, मेरे मामू ने लेनी थी असल में, तो मेरे फादर को अपने साथ ले गए कि आपको तो नॉलेज है गाड़ियों की, है ना, कि आप लेते रहते हो, तो आप मेरे साथ चलो कि मुझे ना एक गाड़ी मिल रही है होंडा की, तो होंडा सिटी थी वो, कि चलो मैं थोड़ा सा सामान वामान दुकान का खरीदना विलना होता है, मैं घर की गाड़ी नई है मेरी, मैं वो यूज़ करता हूँ, तो सामान समून के लिए अच्छा है कि स्टॉक लेके आना लुधियाना वगैरह से, तो मुझे ईजी रहेगा कि आप ले लो, वो चलती गाड़ी अच्छी मिल रही है। मेरे फादर गए, वो बोला कि गाड़ी तो, वो बंदा बोल रहा है, बड़ी कमिटमेंट्स दे रहा है कि गाड़ी तो नया पीस है जी, नहीं तो पड़ी है जी गाड़ी, हमने तो कभी ये भी नहीं करवाया, देखो चली नहीं है। बेशक वो गाड़ी चली नहीं थी, नई गाड़ी थी, अगले की, चली नहीं थी, पर नई गाड़ी ठुकी हुई थी, उनके ऊपर पेंट हुआ हुआ था, जो कि किसी को, नॉर्मल बंदे को नहीं पता चलता। अगर मेरे मामू जाते तो शायद उनको नहीं पता चलता, बट मेरे फादर को ये पता लग गया था कि पेंट हुआ हुआ है, नॉर्मली नहीं पता लगता, बट पता चल गया कि इसमें पेंट हुआ हुआ है। तो हमने पीस चेक करवाया कंपनी से, तो कंपनी ने एक्चुअल में वो एग्री किया कि कंपनी प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रॉपर गाड़ी डैमेज हो चुकी थी, इसका एक्सीडेंट हुआ हुआ है, और इसकी ये जो पूरी विंडो होती है, जो हम खोलते हैं विंडो, ये विंडो पूरी की पूरी किसी लोकल मार्केट से डलवाई गई है, ऊपर पेंट किया हुआ है, और इसीलिए प्रोडक्ट वो बेचा जा रहा है, सेल किया जा रहा है। अब ये वो क्या है, वो डैमेज्ड प्रोडक्ट है, क्या उसकी वैल्यू अब तुम वो दोगे बेटे? वो नहीं दोगे, वैल्यू कम होगी ना उस एसेट की, हमें जैसे ही पता लगा कि वो वैल्यू, वो प्रोडक्ट जो डैमेज है, होता है ना ऐसा, है ना, तो बेटे दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंटल डैमेज। या जैसे कोई हादसा हो जाना, जैसे चलती चलती मशीन का कोई पार्ट टूट के गिर जाना, फैक्ट्रीज में होता रहता है ना ये, कि मशीन चल रही थी, प्रोडक्शन हो रही थी, अचानक से आवाज आई, शॉर्ट सर्किट हो गया, मशीन ही फूक गई पूरी की पूरी, है ना, या पूरी की पूरी मशीन का एक पार्ट ही टूट के वहां जाके गिरा, है ना, मशीन बेकार हो गई, वैल्यू कम होती, दैट इज एक्सीडेंटल डैमेज। उसके कारण जब बेटे कोई वैल्यू कम होती है किसी एसेट की, यू कॉल इट डेप्रिसिएशन। क्लियर है बेटा ये चीज? नाउ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, ऑब्सोलीट हो जाना, कोई एसेट का ऑब्सोलीट हो जाने का मतलब आउटडेटेड हो जाना, यानी कि वो यूज करने के लायक नहीं रही, वो बहुत पुरानी हो गई, वो आउटडेट हो गई है, उसको हम ऑब्सोलिसेंस कहते हैं। ऑब्सोलिसेंस 2 मेन रीजंस के साथ हो सकती है, एक सेकेंड के लिए इसको भूल जाओ, नया बताती हूँ, ठीक है। ऑब्सोलिसेंस बेटे 2 टाइप्स की हो सकती है, वन इज एक्सपेक्टेड एंड अदर इज अनएक्सपेक्टेड, ठीक है। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस को आप लोग फोरसीन ऑब्सोलिसेंस भी कहते हो, जबकि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस को आप लोग अनफोरसीन ऑब्सोलिसेंस भी कहते हो। क्लियर है इतना आप लोगों को? ठीक है। नाउ एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस का मतलब क्या है? देखो मुझे पता है, जैसे मान लो मैं कोई गाड़ी ले रही हूँ, ऑल्दो बेटे कैपिटल एसेट नहीं है, मतलब एज अ कंज्यूमर एग्जांपल दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपको डेप्रिसिएशन समझाने के लिए एग्जांपल दे रही हूँ, एज अ प्रोड्यूसर नहीं दे रही हूँ। मान लो बेटा मैंने कोई गाड़ी ली, तो मुझे पता होता है कि अगर आज मैंने ये गाड़ी ली है ना, ये टेक्नोलॉजी बस 5-6 साल ही चलेगी, उसके ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी चलेगी ही नहीं, उसके बाद ये ऑब्सोलीट हो जाएगी, हमें पता होता है ना। आज के टाइम पे तुम्हें पता है, कल मैंने पहली बार क्यों, पता नहीं कितने सालों के बाद यहाँ पंचकुला 11 सेक्टर में जेन गाड़ी सड़कों पे जाती देखी। मैं तो भूल गई थी जेन गाड़ी एग्जिस्ट भी करती है, जेन मारुति 800 जैसी, पता नहीं, मैंने याद ही नहीं मैंने कब देखी थी बेटे वो गाड़ी, जेन मारुति 800। कभी सड़क से जा भी रही कि नहीं, इतना फोकस किया, ध्यान नहीं दिया, है तो बहुत लोगों के पास है, पर आज के टाइम पे बहुत कम दिखती है ना, ऑब्सोलीट हो गई है बेटे वो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज नहीं करते हैं। स्मार्ट गाड़ियां आपको नॉर्मल गाड़ी मिल जाती है, सेंट्रो वेंट्रो अच्छी पावर स्टीयरिंग वाली मिल जाती है इस बजट में, कि बंदा चला सकता है, एक आम परिवार का बंदा है ना, अब उसको मारुति 800 लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, 20-30 हज़ार में मिल जाती है अब तो चलती हुई मारुति 800, 40 हज़ार में मिल जाती है।
सोचो वो टेक्नोलॉजी थी, वो आउटडेट हो गई है, दैट इज कॉल्ड ऑब्सोलीट हो जाना एक चीज का। उसकी वैल्यू जब आई थी क्या वो 30-40 हजार की मिलती थी बेटे? नहीं मिलती थी ना, वैल्यू कम हो गई क्योंकि वो ऑब्सोलीट हो गई। ये ऑब्सोलिसेंस दो कारणों से होती है, एक जिसको आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? कि टेक्नोलॉजी बदलेगी। जब मैं कोई फोन लेती हूँ तो मेरे को पता होता है ये फोन 3 से 4 साल का ही मेहमान है, इसके बाद मुझे ये जमेगा नहीं, इसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, इसकी वैल्यू ने गिर जाना है। होता है ऐसा। ऐसे ही बेटे एक होता है टेक्नोलॉजी जो एक्सपेक्टेड है, आपको पता ही है कि आपने एक मशीनरी ली अपनी फैक्ट्री के लिए, 10 लाख की मशीन ली है, इसकी उम्र 10 साल ही है, 10 साल के बाद आप इस मशीन को फैक्ट्री में रख नहीं सकते, इससे प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते, ये आपको पता होता है। पता होता है ना बेटे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस। आप कैलकुलेट करके चलते हो कि 10 साल, इसके बाद नहीं चलेगी। समझ में आया? ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोरसीन। आप देख सकते हो इससे कि इस कारण से वैल्यू गिरेगी मेरी चीज की, देख सकते हो। नाउ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस आज के टाइम पे बेटे, अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूं 4G फोन ले लो, आप लोगे 4G फोन? नहीं, आप कहोगे मैम क्या बातें कर रहे हो, 6G की बातें करो, अब तो 5G भी जाने वाला हो गया आके वापस। ऑल दो सबके पास अभी आया नहीं है, पर आप एक्सपेक्ट तो करोगे 6G जल्दी आ जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि ऑब्सोलीट। 3G को तो कोई देखता भी नहीं आज के टाइम पे। आप 3G इंटरनेट एंजॉय नहीं कर सकते। हमने 3G इंटरनेट पे क्या नहीं किया, सीरियसली। आप नहीं, आपको नहीं वो स्पीड जमेगी बेटे, ना ही आप वो फोन लोगे, ना ही आप वो सिम लोगे अब 3G वाले, वो ऑब्सोलीट हो गए ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। समझ में आया? तो कैलकुलेट करके चलते हो कि आज अगर मैं ये लैपटॉप ले रहा हूँ, ठीक है, i3 लैपटॉप ले रहा हूँ, तो इसकी उम्र 2-3 साल ही है, इसके बाद इसको कोई नहीं पूछेगा। i4 i5 की बातें करो, अब तो i5 i6 की बातें करो। i3 का लैपटॉप लेना, आप कहोगे ना यार मैं तो 20,000 में ले आऊंगा i3 का, करते हैं ना, मुझे तो नॉर्मल चाहिए, एंट्री नहीं डालनी है। दैट इज टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलिसेंस, ये आप देख सकते हो एक्सपेक्टेड है। एक या फिर डिमांड का चेंज हो जाना, आप एक चीज लेके आए हो, आपको पता है कि इसके बाद इसकी डिमांड नहीं रहेगी, तो यानी कि 5 साल ही चलेगी बस, तो आप उसको 5 साल के बाद एसेट को जीरो कर देते हो। वो जीरो जब तक किया वो डेप्रिशिएट ही तो किया, बात समझे? पर एक होती है बेटे अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस, जिसको आपने कभी सोचा ही नहीं हो सकता है, जैसे आग लग जाना, बिजली गिर जाना, फ्लड्स आ जाना, छत का गिर जाना, हो गई लो गई एसेट्स आपकी। अब वो डेप्रिसिएशन है? वो डेप्रिसिएशन नहीं है। कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है, आग लग गई, बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, छत गिर गई, बिल्डिंग गिर गई, मिसाइल आके ऊपर गिर गई, अनएक्सपेक्टेड, कौन जानता है, इसको देख भी नहीं सकते, इसको सोच भी नहीं सकते कभी। ये डेप्रिसिएशन नहीं होती। डेप्रिसिएशन वो होती है जो एक्सपेक्टेड रीजंस के कारण हो, जो एक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस के कारण हो, अनएक्सपेक्टेड नहीं। अब अनएक्सपेक्टेड क्या क्या हो सकता है बता दूं। एक तो नेचुरल डिजास्टर, वो अनएक्सपेक्टेड है, कोई वॉर हो जाए, अनएक्सपेक्टेड है। अब आप ये थोड़ी ना सोच के चलते हो कि अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस के कारण मेरी एसेट जाएगी, किसको पता लड़ाई होएगी नहीं होएगी। अब ईरान की कितनी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज उड़ा दी गई, इसराइल की ईरान वालों ने उड़ा डाली, है ना, मिसाइलें गिरा रहे हैं, ड्रोन्स गिरा रहे हैं। अब ये आप एक्सपेक्ट, एसेट्स तो गई, कौन सी वैल्यूज रह गई उनकी कैपिटल एसेट्स की, वो जो रिफाइनरीज के अंदर थी, तो आप उसको डेप्रिसिएशन कहोगे? नहीं बेटे, वो टोटली आपका कैपिटल लॉस है, वो डेप्रिसिएशन नहीं है, वो कैपिटल लॉस है। तो जो भी लॉस ऑफ वैल्यू, एसेट की वैल्यू में जो लॉस आता है, अगर तो एक्सपेक्टेड रीजंस के कारण है तो वो डेप्रिसिएशन है, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलिसेंस के कारण एसेट की वैल्यू लो कर रही है, वो आपका कैपिटल लॉस है। समझ में आई कि नहीं आई बेटे? क्लियर है? आग लग गई, ठीक है, बाढ़ आ गई, पानी पानी हो गया, अंदर गई, मशीनें खराब हो गई, वो आपका कैपिटल लॉस था बेटे, वो डेप्रिसिएशन नहीं था। मेरी बात समझे? रिसेशन आ जाना, रिसेशन का मतलब समझते हो? किस किस बच्चे को रिसेशन का मतलब पता है? 1 2 3 4 5, रेस्ट को नहीं पता क्या होता है डेप्रिसिएशन, रिसेशन? वो डिप्रेशन में भी आ सकता है। ना ना ना, रीसेट तो लगना ही नहीं चाहिए ना। समवेयर राइट, यू आर वेरी क्लोज। मैं बताती हूँ बेटे,
बेसिकली आप अपनी जगह से सही बोल रहे हो बेटा, अभी आपने इतना पढ़ा ही नहीं ना कि आप उतने टेक्निकल रीजंस मुझे दे पाओ। मैं आपको समझाती हूँ ताकि आगे से आपको पता हो। ओ ना ना, बीओपी इज वेरी डिफरेंट चीज बेटा। BOP is a statement which is never used in the respect of बेटे your domestic economy। अगर सिर्फ इंडिया की बात करूंगी तो BO की बात सिर्फ तभी होएगी जब आप इंडिया को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ जोड़ के चल रहे हो। बीओपी एक ऐसा अकाउंट होता है जो आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है। तो सिर्फ उसमें जब आपका कोई भी क्राइसिस आता है तो उसका रिसेशन से लिंक सीधा हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, वो एक छोटा सा कारण हो सकता है। बट बीओपी क्राइसिस इज टोटली अ डिफरेंट आइटम बेटे। बीओपी इज अ रिकॉर्ड, इज अ स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन्स, ऑल द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स related to import and export of all the goods and services of one country with the rest of the world। ओके चलो, आपकी बुक का सबसे आखिरी चैप्टर है, बच्चों को वही नहीं समझ में आने को आता, छोटू सा चैप्टर है, ठीक है ना, आखिरी है बिल्कुल, तब समझाऊंगी बीओपी क्या होता है, ठीक है। तो बेटे अल्टीमेटली आपको पता है ट्रेड साइकिल्स क्या होती हैं? ट्रेड साइकिल्स पता है बेटे क्या होती हैं? मैं बताती हूँ। ऐसे ना फील नहीं आता जब तक बच्चों को पूरी नॉलेज ना हो ना, कि मैं कुछ बोलूँ उनके ऊपर से जा रहा है तो डिस्कस ही कर लेते हैं। बेटे इकोनॉमी में ना ये फ्लक्चुएशंस आती हैं, ये फ्लक्चुएशंस होती हैं। ये जो फ्लक्चुएशंस हैं बेटे इनको आप ट्रेड साइकिल्स बोलते हो। ये ट्रेड साइकिल्स कैसे चलती हैं? ये वाला जो फेज होता है ये, इसे हम बोलते हैं बूम। अक्षिता क्या होता है ये? वाह कहती बूम, है ना। बूम क्या होता है बेटे? जब आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छे फेज को एंजॉय कर रही है, प्रोडक्शन का लेवल अच्छा है, आउटपुट का लेवल अच्छा है, जीडीपी का इंडिकेटर बहुत अच्छा है, ग्रोथ रेट बहुत अच्छा जा रहा है, यू आर एंजॉयिंग इट बेटे, कोई क्राइसिस नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट, इक्विलिब्रियम में है, बहुत क्लोज टू इक्विलिब्रियम भी है, एम्प्लॉयमेंट का लेवल अच्छा है, ये नहीं कहेंगे बेस्ट है कि अनएम्प्लॉयमेंट ही नहीं है, बट एम्प्लॉयमेंट का लेवल अच्छा है, आउटपुट बहुत अच्छा है, इनकम्स अच्छी हैं, हर चीज़, उसका बोलते हैं बूम। ये कभी टिका नहीं रहता, कोई इकोनॉमी खुद को ये नहीं कहती मैं तो बूम में हूँ, ये कोई नहीं कहती, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे लिए और ऊंचा हो, समझ में आया, बट दिस इज अ नॉर्मल कंडीशन। बट जब कोई इकोनॉमी बेटे गिरने लगती है, जब ऐसे गिरने लगती है यहाँ से, ठीक है ना, इसको संभालना बड़ा जरूरी होता है यहीं पे, ये रिसेशन होता है बेटे, ये रिसेशन होता है। रिसेशन का मतलब आपकी इकोनॉमी का गिरना, जब एम्प्लॉयमेंट गिरने लगती है, जब नौकरियां बंद होने लगती हैं, फैक्ट्रियों को ताले लगने शुरू होते हैं, आउटपुट, जैसे अभी ये चीजें कहाँ चल रही होंगी इस टाइम पे, खतरनाक यूक्रेन में हो रही होंगी, क्योंकि 3-4 साल से तो लड़ ही रहा है, इकोनॉमी रोज गिर रही है, वैसे उठी भी कहीं हुई थी उनकी, कहीं उठी हुई थी, ठीक है ना, पाकिस्तान के साथ तो जन्मों से हो रहा होगा, है ना, तो उनकी भी कहाँ ही उठी थी जिसकी हम गिरने की बातें करें, है ना। बट हम लोगों के लिए रिसेशन तो बेटा उनके लिए थोड़ी ना है, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी इज्जत होती है, जिनकी इज्जत ही नहीं उनकी बेइज्जती क्यों होनी है ना। तो गिरेंगे भी वो जो कभी उठे थे, ठीक है ना, जो ऑलरेडी गिरे हुए हैं वो तो और गिरते हैं, है ना। तो रिसेशन क्या होता है बेटे? रिसेशन मतलब जब आपका एम्प्लॉयमेंट का लेवल गिरने लगता है, जब इकोनॉमी की इनकम्स गिरने लगती हैं, जीडीपी गिरने लगता है, आउटपुट का लेवल गिरने लगता है, उसे हम बोलते हैं बेटे रिसेशन का आ जाना। अब ना डिपेंड करता है रिसेशन किस सेक्टर में आ रहा है, कि मान लीजिए रिसेशन आपका आईटी इंडस्ट्री के अंदर आ रहा है, फूड के सेक्टर में आ रहा है, या ओवरऑल इकोनॉमी में आ रहा है, तो वहां पे ना टाइम पीरियड वेरी करता है कि कितना टाइम गिरता रहा, तब आप बोलते हो कि वो रिसेशन है, ठीक है। जब ये रिसेशन को कंट्रोल ना किया जाए, इसको रिकवर ना किया जाए, ठीक है, चलो, तो बेटे अभी क्या होता है जब रिसेशन को आप कंट्रोल नहीं करते, अब कौन से सेक्टर में है अगेन वेरी करेगा, तो ना डिपेंड करते कि लगातार 3 क्वार्टर्स तक रिसेशन आता रहा या 3 साल तक रिसेशन, डिपेंड करेगा किस टाइम पीरियड की किस सेक्टर में बात होगी। लगातार रिसेशन आता गया आता गया आता गया, आपने नहीं संभाला, तो बेटे आप यहाँ पे लैंड करते हो, ये चीज, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। क्या है ये डिप्रेशन है, टोटली नीचे गिर जाना, जब रिसेशन को कंट्रोल ना किया जाए। जब बेटे यहां से इकोनॉमी को उठाना फिर भी पॉसिबल है, यहां से इकोनॉमी को उठाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट होता है, लोग करते हैं, ठीक है। इकोनॉमी को यहां तक जाने ही नहीं देना चाहिए, यूं लगा लो आप कई साल पीछे जाके गिर जाते हो, कई साल, समझ में आया। फिर यहाँ से बेटे एक्टिव होती हैं पॉलिसीज, सरकारें एक्टिव होती हैं, आपके सेंट्रल अथॉरिटीज एक्टिव होते हैं, आरबीआई जैसी सेंट्रल बैंक जो है वो एक्टिव होती है। तो डिप्रेशन आया, तो डिप्रेशन के बाद अब पॉलिसीज बनेंगी, पॉलिसीज जब आती हैं बेटे यहाँ से होती है रिकवरी, इकोनॉमी उठना शुरू करती है, जब रिकवरी होती है बेटे इसको आप बोलते हो रिकवरी। फिर वापस आप जाते हो कहाँ पे अक्षिता? बूम।
हाँ मैं कही है कोशिश यहीं पे हो जानी चाहिए, पर कई बार ना यहाँ से उठती नहीं। बेटे 1928 में हुआ था, 1928 में आया था ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड। इसकी स्टोरी ना मैं आपको सुनाऊंगी जब मैं आपको एडीएस वाला वो जो कहा था ना सेकंड लार्जेस्ट यूनिट है स्कोरिंग, वहाँ जरूरत आपकी बुक्स नहीं सुना रही, पर मैं सुनाऊंगी ताकि मैं आपको थ्योरीज को पढ़ना सिखा सकूं वहां पे, तो वहां ये समझाना जरूरी होगा। 1928 में डिप्रेशन आया था। बेटे डिप्रेशन कभी डायरेक्ट नहीं आता, आपको इंडिकेशंस पहले से ही मिलनी शुरू हो जाती हैं, आप समझते नहीं हो। तब ना हम पुराने इकोनॉमिस्ट की बातें माना करते थे जो क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट पे काम करते हैं, वो कहा करते थे ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन हो जाती है, यू डोंट नीड टू वरी, गवर्नमेंट डजंट नीड टू इंटरवीन। वो ऐसी थ्योरीज देते थे पागल लोग। बताओ, कहते अपने आप ठीक हो जाएगा, बैठे रहे सारे कहते हो जाएगा, हुआ ही नहीं, डिप्रेशन आ गया। और वो ऐसा डिप्रेशन आया था, यूएस से उठा था, सारी दुनिया को चपेट में लिया था, इंडिया ने भी सफर किया था। 2008 में रिसेशन आया था, बट वो इतना क्लोज था कि वो डिप्रेशन का रूप लेते लेते वापस मुड़ आया 2008 में। ये तो ताजी ताजी बात हुई, समझ लो। हाँ सब कुछ गिरता है बेटे एकदम से, पूरी इकोनॉमी यू टर्न मारती है इस टाइम पे आके। आपको यहीं से काम करना शुरू कर लेना चाहिए, पर अगर आप इसको नहीं समझते, इकोनॉमी इंडिकेशंस देती है, अगर आप नहीं समझते तो फिर गिरना तो तय है। आपने सही बोला, यहीं से रिकवरी, मैंने बोला पॉसिबल है, यहीं से मोड़ दो उसको, पर अगर जब अकल नहीं आती तो यहाँ पे आके आती है फिर, समझे? क्लियर है? तो बेटे चलो, तो बेटे अनफोर्सीन में क्या हो सकता है कि मार्केट में रिसेशन आ गया, वॉर हो गई, चोरी हो गई, ठीक है, या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया। इस केस में जब भी आपकी वैल्यूज एसेट्स की वैल्यू कम होगी, उसे आप कैपिटल लॉस कहते हो, डेप्रिसिएशन नहीं कहते हो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम बेटे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बना के चलते हैं। क्या बना के चलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटे जो मैं आपको यहाँ समझाने जा रही हूँ। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड में क्या होता है, अब जब आपको पता है कि मान लो बेटे आपने एक एसेट ली है जिसकी वैल्यू बेटे 10 लाख है, ठीक है, और उसकी जो एस्टिमेटेड लाइफ है, ठीक है, वो भी 10 इयर्स की है। तो आपको पता है कि 10 इयर्स के बाद मेरी ये एसेट जो है वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी, ये आपको पता है ना। तो जब एसेट की वैल्यू जीरो हो जाती है तो आपको पता है इसका तो मुझे नई एसेट लेनी पड़नी है, काम तो चलेगा नहीं। अब मेरी 10 साल के बाद ये एसेट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी जिंदगी मर जाएगी 10 साल के बाद, ये एसेट जीरो है इसकी लाइफ, तो मुझे नई एसेट लेनी पड़नी है। फिर से कम वो 10 लाख लगानी पड़ेंगे, ज्यादा भी लगाने पड़ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी, द टाइम, द वैल्यू ऑफ मनी, है ना। तब मुझे एकदम से मुश्किल होगा एसेट को रिप्लेस करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हर साल प्रोविजन लेके चलता हूँ डेप्रिसिएशन की। मैं गुल्लक बनाता हूँ, गुल्लक समझते हो ना, जिसको तुम रिजर्व कहते हो इंग्लिश में। तो रिजर्व इज व्हाट, कि तुमने गुल्लक बना ली, उसमें कुछ पैसे इकट्ठे करे जा रहे हो, जब जरूरत पड़ी उसमें से निकाल लिया, तो रिजर्व इज अ गुल्लक, ठीक है ना। तो ना आप क्या करते हो, गुल्लक बना लेते हो जिसको आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड के नाम से जानते हो, उसका नाम रख दिया। हर साल उसमें 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया, फिर 1 लाख रुपया, क्योंकि 10 साल में तो एकदम से जीरो, एकदम से कोई एसेट जीरो होती है बेटे, ऐसे तो नहीं होता। एक साल के बाद वो 9 लाख की रह गई, फिर वो 8 लाख की रह गई, फिर वो 7 लाख की रह गई, 10 साल के बाद जाके वो जीरो होएगी। तो 10 साल आप उसको धीरे धीरे जीरो करते हो, 1 लाख निकाल दिया, फिर 1 लाख निकाल दिया, फिर 1 लाख निकाल दिया, ताकि 10 साल के बाद फिर से 10 लाख इकट्ठे हो जाए और मैं नई एसेट लेके आ पाऊँ। तो वो जो इन्वेस्टमेंट आपको करनी होती है उसके लिए एक रिप्लेसमेंट कॉस्ट आप थोड़े थोड़े टाइम पे बियर करनी शुरू कर देते हो। तो अल्टीमेटली व्हाट इज दिस डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन इज आपका रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि उस एसेट को जो रिप्लेस करना है उसकी कॉस्ट आपने पहले इकट्ठी करनी शुरू कर दी। समझ में आया? तो इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्यों बनाते हैं? ताकि रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट कर सके, इन्वेस्टमेंट कर सके। अगर आप ये नहीं बनाते हो, अगर आप ये फंड नहीं बनाते हो तो क्या होगा? बहुत कुछ होगा, सुनो बेटे। अगर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड हम नहीं बनाते तो डेफिनेटली ये क्या होगा कि 10 साल के बाद 10 लाख रुपए नहीं होंगे, एकदम से खर्च करने मुश्किल लगेंगे, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स गिरने लगेंगी। अगर बेटे इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स गिरने लगती हैं तो बेटा इको को समझने का सबसे अच्छा मंत्र बताऊं, चीजों को लिंक करना सीख लो, लिंकिंग करनी सीखो, जोड़ना सीखो, फैक्ट्स कैसे जुड़ते हैं। एग्जांपल के साथ समझो, हम लोगों ने सेक्टर 10 में ब्रांच ओपन करी, हमने वहां पे बेंचेस बनवाए, टेबल खरीदा, एसी खरीदे, वॉल पे पेंट करवाया, ठीक है ना, प्रॉपर बोर्ड वहां पे लगवाया, है ना, वहां पे एक कोऑर्डिनेटर को हायर किया जो वहां पे बैठा है जब हम वहां पे नहीं है ना, पूरा टाइम वहां पे ध्यान रख रहा है उस ब्रांच का, ठीक है। हमने वहां के लिए गैजेट्स खरीदे, छोटी छोटी चीजें हमने कितनी सारी
आज बंदे आए हुए थे। जब बेटे आप लोग कहीं इन्वेस्टमेंट्स करते हो, ये तो छोटी सी हमने करी माइक्रो लेवल पे, है ना। जब आप इकोनॉमी के अंदर हमने बोर्ड लगवाया, बंदा छोड़ने आया, किसी का ये बोर्ड बिका, है ना, वो फिट करके गया। हमने एसी लगवाया, इलेक्ट्रिशियन को काम मिला। इलेक्ट्रॉनिक्स बेचने वाले को काम मिला। हमने बेंचेस का ऑर्डर दिया, हमने बेंचेस बनवाए, लकड़ी वाले को काम मिला, लोहे वाले को काम मिला, इसको जो वेल्डिंग करके जोड़ के बनाता है फर्नीचर उसको काम मिला, फिर जो रेडी पे या कोई ऑटो पे या ट्रक में छोड़ के गया उसको काम मिला, जिसने ऊपर सेकंड फ्लोर तक चढ़ाया उस लेबरर को भी काम मिला। बट जब जब इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट्स इनफ्लो करती हैं, लोगों को बिजनेस मिलता है। अभी यहाँ पे आपको पता चले, मान लो बेटे, अब आप गुरुग्राम में देखो, गुरुग्राम में कितनी कंपनीज, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ बैठी हैं। मोहाली आईटी सिटी का हब बन गया इंडिया में, टॉप आईटी सिटीज में काउंट होता है मोहाली। आईटी हब है हमारी ट्राई सिटी के अंदर, उसके बाद आईटी इतनी है ही नहीं जितनी मोहाली में है। तो अगर वहाँ पे कितनी कंपनीज आ रही हैं, आईटी कंपनीज वहाँ पे बिजनेस कर रही हैं, कितने लोग यहाँ से रोज वहाँ नौकरी करने जाते हैं। अगर वहाँ बंदा पैसा ही ना लगाए, इन्वेस्टमेंट ही ना हो अगर मोहाली के अंदर, तो आप लोग नौकरियां करने कहाँ जाओगे फिर। अगर इन मार्केट में पैसा आएगा तो बेटी यहाँ से जब इन्वेस्टमेंट्स आती है तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बढ़ती है। प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली बेटे आउटपुट बढ़ता है। प्रोडक्शन ज्यादा हो, आउटपुट बढ़ने से तुम लोगों की इनकम्स भी तो बढ़ती है। अभी यहाँ पे स्कूल खुल जाए, एक स्कूल के अंदर सफाई वाले को काम मिलेगा, कितनी टीचर्स को घर बैठे बैठे काम मिल जाएगा, है ना। कितने ज्यादा वहाँ पे जैसे कोई नोटबुक्स बना रहा है, कोई बुक्स प्रिंट कर रहा है, उसको काम मिल जाएगा, है ना। क्लीन करने वाले को, सफाई कर्मचारी को काम मिलेगा। कितने लोगों को काम मिलेगा, मिलेगा ना। वहाँ का बिजली का काम संभालेगा, उसको कोई काम मिलेगा, मिलेगा। छोटी सी इन्वेस्टमेंट अगर मार्केट में इतना इतना पैसा लेके आती है, जब पैसा आता है एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉयमेंट आएगी इनकम्स बढ़ेंगी। अब इनकम्स होंगी तो डिमांड भी करेंगे। अब जैसे तुम कमाने लगोगे तो तुम्हें गाड़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना पीना चाहिए, घर चाहिए। अब हम लोगों की कमाई है तो हमारे घर में हमें एसी भी चाहिए, अलमारी भी चाहिए, फ्रिज भी चाहिए, फर्नीचर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। इनकम होती है तो डिमांड भी आती है, डिमांड आती है तो और प्रोडक्शन होती है, और प्रोडक्शन होती है तो और इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, और इनकम्स होती है। इकोनॉमी में चढ़ती जाती है ऊपर ऊपर ऊपर। अगर इन्वेस्टमेंट्स ही नहीं आएंगी इकोनॉमी गिरने लगती है। इसको बोला जाता है इकोनॉमी का स्लो डाउन हो जाना, ठीक है, किसी गहरे ट्रैप में फंस जाना। हम कौन से ट्रैप में फंसते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट्स नहीं आएंगी तो इनकम्स नहीं होंगी, अगर इनकम्स नहीं होंगी तो डिमांड भी नहीं होगी, तो लोग डिमांड ही नहीं करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट्स नहीं होंगी। अब क्या होगा बेटे, अगर मान लो आप लोग कहो कि मैंने नहीं पढ़ाई करनी, खत्म। टीचर्स फ्री, बुक्स बनाने वाले फ्री, नोटबुक्स बनाने वाले फ्री, पेज बनाने वाले फ्री, पेन, सब सब अनएम्प्लॉयड हो। अनमोल खुश हो रहा है, कहता कर दो। वेट किस बात की है ना, कर दो कहते, किस बात का इंतजार कर रहे हो, है ना। अभी बेटे आप लोग बोलो कि हमें हमें नहीं स्टेशनरी चाहिए, हमें नहीं, मान लो हमें ये जूते ही नहीं पहनने, आज से हम सब बिना जूतों के रहेंगे जिंदगी में, तो बेटा सोचो लेदर बनाने वाले, जूते का कपड़ा बनाने वाले, जूते सब पहले सब अनएम्प्लॉयड। तो बेटे डिमांड ही तो प्रोडक्शन क्रिएट करती है ना। अब आप डिमांड ही नहीं करोगे, आप एकदम से बोल दो कि आज के बाद घड़ियां पहनना बंद, फोन यूज करना बंद, डिमांड खत्म, वहीं पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बेटे जब डिमांड होती है तो ही आउटपुट पैदा होता है। इनकम होएगी तो डिमांड होगी, डिमांड होएगी तो इनकम, इनकम इज लो तो डिमांड इज ऑटोमेटिकली लो, इकोनॉमी नीचे गिरनी शुरू हो जाती है, जीडीपी गिरता है इकोनॉमी का। तो अगर आप ये अपना डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाते हो, तो अगर आप डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड नहीं बनाते हो तो बेटे ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा नहीं इकट्ठा होगा जो आपने रिप्लेसमेंट के लिए चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट्स गिरेंगी, इन्वेस्टमेंट गिरने से एम्प्लॉयमेंट गिरेगा, एम्प्लॉयमेंट गिरेगा आउटपुट गिरेगा, आउटपुट गिरेगा इनकम्स, इनकम्स गिरेंगी डिमांड, डिमांड गिरेगी फिर अगेन आउटपुट गिरेगा। अल्टीमेटली इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, जीडीपी गिरना शुरू होता है, ग्रोथ गिरती है, इकोनॉमी गहराई में घिसती है, ऊपर नहीं चढ़ती। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को बेटे, क्लियर है यहाँ तक। ये था आपका डेप्रिसिएशन का टॉपिक। रीडिंग करें, आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट पढ़ लिया अच्छे से, सब बच्चों ने पढ़ा इन्वेंट्री और फिक्स्ड। मुझे पढ़ाने की जरूरत है, मैं रीड करूं, अगर बेटा लगता है मैं रीड करूं तो मैं कर देती हूँ। चलो बेटा इन्वेस्टमेंट टॉपिक पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना वैसे भी था, जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है। चलो, इन इकोनॉमिक्स कैपिटल स्टॉक रेफर्स टू ऑल द एसेट्स दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब बेटे आपका वो सारी एसेट्स का इकट्ठा होना जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब स्टॉक ऑफ कैपिटल में इंक्रीज होना, जैसे कि बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री, गुड्स एटसेट्रा, कहते जो कि आपकी फ्यूचर प्रोडक्टिव कैपेसिटी में ऐड ऑन करते हैं।
इन्वेस्टमेंट का मतलब फिजिकल, बेटा ये मशीनरी प्लांट ये फिजिकल एसेट्स हैं सारी की सारी, ठीक है। आप कहोगे फिजिकल के अलावा भी होती है, बेटे होती है। ह्यूमन कैपिटल, अब ह्यूमन कैपिटल भी तो एसेट ही है, जो बंदे आपके पास काम कर रहे हैं वो फिजिकल कैपिटल में काउंट नहीं होते हैं। फिजिकल कैपिटल में आती है प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, ये सब चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट एम्प्लाइज क्रिएशन और एडिशन ऑफ फिजिकल एसेट्स जो यूज किए जाते हैं, इंक्रीज इन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। इसको आप चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल भी कह सकते हो, जिसको आप कैपिटल फॉर्मेशन कहते हो। तो इट लीड्स टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम, ये आपकी इनकम बढ़ाते हैं, ये आपकी प्रोडक्शन बढ़ाते हैं और कैपिटल गुड्स को परचेज करके हेल्प करते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। दो कंपोनेंट्स हैं, फिक्स्ड और इन्वेंट्री। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब बेटे फिक्स्ड एसेट्स के स्टॉक में एडिशन होना, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, इसको आप फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हो। ऑब्वियसली ना बेटे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। नाउ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? कैपिटल गुड्स के अंदर इंक्रीज होना। इन एसेट्स को आप रिपीटेडली यूज करते हो प्रोडक्शन पर्पस के लिए। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कैसे पता चलती है? क्या क्या ऐड करोगे? प्लांट एंड मशीनरी को ऐड करोगे, बिल्डिंग्स को ऐड करोगे और बिजनेस प्रीमाइसेस, आपके ऑफिसेज, इन सबको भी ऐड करोगे, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ऑब्वियसली जो साल के अंत में फिक्स्ड एसेट्स का स्टॉक है उसमें से माइनस कर दो जो साल के बिगिनिंग में है। मान लो साल के अंत में 10 लाख का था, पर साल की शुरुआत में सिर्फ 2 लाख का ही था, तो साल के दौरान कितना इन्वेस्ट किया? 8 लाख। वही आपकी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी। समझ आया? यानी कि स्टॉक एट द फिजिकल स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर फिक्स्ड एसेट्स का, माइनस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट? तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, इट रेजेस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर्स। जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो बेटा ऑब्वियसली आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, आउटपुट बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, जिसको आप जीडीपी ग्रोथ भी कहते हो। फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ऑब्वियसली बेटे ये आपकी ये बेटा इन्वेंट्री के लिए है, ये इन्वेंट्री की हेडिंग ऊपर होना चाहिए, ठीक है, ये उसके लिए है। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को बेटे आप चेंज इन स्टॉक भी कहते हो। मैंने आपको बताया था, मान लो बेटे साल के एंड में, ठीक है, आपके पास 1 CR का स्टॉक पड़ा है, पर साल की बिगिनिंग में सिर्फ 40 लाख का पड़ा था, तो यानी कि साल के दौरान आपने 60 लाख का और बनाया, ठीक है, साल के दौरान आपने 60 लाख का स्टॉक और बनाया, वही आपकी क्या है? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नाउ इट इज अ चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। अब किस किस टर्म्स में मेजर करते हैं? फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल, ठीक है। तो यानी कि चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक को हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ये एक ऐसा वेरिएबल है जो विद द पीरियड ऑफ टाइम, ये बेटा दो तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, मैं आपको इकोनॉमिक्स में बताती हूँ। एक वेरिएबल होता है बेटे स्टॉक वेरिएबल, एक होता है फ्लो वेरिएबल। स्टॉक वेरिएबल का मतलब बेटे ये वो स्टॉक नहीं है जो ये इन्वेंटरी टाइप्स, ये स्टॉक वेरिएबल का मतलब कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसको आप एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सकते हो। जैसे आपके बैंक में पड़ा बैलेंस, मैं अभी बता सकती हूँ, मतलब आप भी बता सकते हो, ठीक है, मैं तो कैसे बता सकती हूँ, है ना, कि इस टाइम पे मान लो बेटे 28 मार्च को शाम को 5 बजे कितना बैलेंस है। इट कैन बी मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आपकी वेल्थ कितनी है? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, आप बता सकते हो कि एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेरी इतनी वेल्थ है, तो वो बेटा स्टॉक वेरिएबल होता है। जैसे अब इकोनॉमी के अंदर फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट हम ये तो नहीं कहते इस टाइम की इन्वेस्टमेंट, हम कहते हैं पूरे साल की इन्वेस्टमेंट, पूरे 10 साल की इन्वेस्टमेंट, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर होती है। इनकम्स पूरे मंथ की, पूरे साल की, पूरे 10 साल की। एक्सपेंसेस मंथ के, हफ्ते के, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेजर होते हैं, उनको फ्लो वेरिएबल्स कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेटे कि इन्वेस्टमेंट इज अ फ्लो वेरिएबल, लिखा हुआ है ना, क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर होती है, ये टाइम बाउंड है। ये समझ में आया? एज चेंज इन स्टॉक टेक्स प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, स्टॉक तो टाइम के साथ ही चेंज होगा ना, आज 10 लाख का और बन गया, कल और बन गया, ओवर द टाइम पीरियड वो चेंज होता है, ठीक है। नाउ चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक को आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कहते हो। कैसे निकलेगा? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, यानी कि इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इंपॉर्टेंस क्या है बेटे? इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। मैंने कहा था ना सेमी फिनिश्ड नहीं लेते, क्योंकि जब रॉ मटेरियल पे इन्वेस्ट कर दिया सेमी फिनिश्ड पे तो ऑटोमेटिकली हो गया, वहीं से तो बना होगा सेमी फिनिश्ड, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन रॉ मटेरियल इंश्योर्स
क्यों करते हो रॉ मटेरियल में भी? ताकि अनइंटरप्टेड सप्लाई रहे, प्रोडक्शन नहीं रुकनी चाहिए। समझ में आया? ठीक है। हैविंग इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अगर अच्छा इनफ स्टॉक होगा आपका रॉ मटेरियल का तो प्रोड्यूसर्स डे टू डे परचेजेस कर सकते हैं मार्केट से, अकॉर्डिंगली मार्केट की अनसर्टेनिटीज को अवॉइड कर सकते हैं। तो दो तरीके का स्टॉक हो सकता है, डिजायर्ड और अनडिजायर्ड। डिजायर्ड स्टॉक का मतलब क्या है बेटे? जो आप प्लान करके खरीदते हो कि दिवाली आ रही है, इतना ड्राई फ्रूट्स खरीद के रख लो, इतनी लाइटिंग्स का सामान खरीद के रख लो, बेचना है, ये बिकेगा, वो आपका प्लान्ड स्टॉक है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपका कैपिटल फॉर्मेशन है जो आप कर रहे हो इन्वेंट्री के अंदर। समझ आया? तो अल्टीमेटली ये जो प्लान्ड स्टॉक होता है, जो आप सोच के चलते इतना बिकेगा, इकट्ठा कर लो, 10 लाख का स्टॉक भर लो, 20 लाख का स्टॉक भर लो, करते हो ना आप लोग अपने बिजनेस में, तो वो क्या है बेटे? वो डिजायर्ड स्टॉक है। एक होता है कि मैंने इकट्ठा कर लिया 10 लाख का माल पर बिका ही नहीं, 2 लाख का बचा हुआ है। अब क्या ये आप चाहते थे कि बचा रहे? ये लॉस है ना आप लोगों का। ये होता है अनडिजायर्ड, ये आप चाहते नहीं थे बचा रहे, जो अनसोल्ड रह गया, जो लॉस में तब्दील हो गया, उसे आप बोलते हो बेटे अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक। समझ में आया? ठीक है। तो देखो बेटे, डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक इज अ प्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक जो प्रोड्यूसर्स मेंटेन करते हैं ताकि फ्यूचर के डिमांड को मीट किया जा सके। अब देखो बेटे, आप किसी नॉर्मल कन्फेक्शनरी, आप करियाने वाले की दुकान के पास जाओ, कम से कम उसने कोल्ड ड्रिंक्स की 20-30 पेटी एक्स्ट्रा रखी होती है कि कभी भी मांगी जा सकती है, बेचनी है मुझे, है ना, लेके रखता है ना वो। आप किसी नॉर्मल बेटे किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले जाओ जो सैनिटरी का सामान बेच रहा है, टाइल्स, शैंक्स, है ना, ये सब, ये टैप्स वगैरह, शावर्स वगैरह, वो क्या करता है? क्या वो एक एक हर सैंपल की एक एक टैप खरीद के रखता होगा, एक एक टाइल? नहीं, वो स्टॉक रखता है अंदर की, बोलो कितने पीस चाहिए, उसका प्लान्ड डिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक है वो उसका, वो संभाल के, वो निकाल के रखता है उतना कि बोलो कितने पीस चाहिए। बट एक होता है कि उसने लिया पर बिका ही नहीं, पड़ा है अंदर बचा हुआ माल, वो चाहता था वो बचा रहे, वो नहीं चाहता था, उसने प्लान नहीं किया वो स्टॉक, वो अनडिजायर्ड था, वो जो अनसोल्ड स्टॉक है वो लॉस है बेसिकली उसका, उसको वो इन्वेस्टमेंट नहीं मानता। समझ आया बेटे आप लोगों को? तो अनडिजायर्ड इन्वेंट्री स्टॉक मतलब बेटा अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक। ये कब आता है? जब डिमांड कम रह जाए पर आपने सप्लाई ज़्यादा करके बैठ गए, स्टॉक ज़्यादा इकट्ठा करके बैठ गए, ठीक है, आपने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे कम रह गए डिमांड, यानी कि अनप्लान्ड इन्वेंट्री स्टॉक इज अ लॉस, लॉस तक लेके जाता है आपको। क्लियर हुआ? अब बेटे आती है आपकी ग्रॉस एंड नेट इन्वेस्टमेंट। टाइम कितना है? पूरे 7। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे रीडिंग, पहले रीडिंग करवाऊंगी, फिर आपको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम शुरू करवाऊंगी। संडे है अकाउंट्स की? पता नहीं बेटा, फिर सर मैसेज करेंगे, मुझे तो नहीं पता। इको की नहीं है, रख दूं? फिर कभी रखूंगी। नहीं है बेटे मेरी तरफ से, ये देखो इको